Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel Is My Investment। 10 अगस्त को फ्रेंड्स वोडाफोन आइडिया का मच अवेटेड AGR केस पे जो जजमेंट है वो आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की इस मेजर हियरिंग से पहले इस शेयर को खरीदें या बेचें, इस बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। काफ़ी टाइम से स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। इवन जो हायर लेवल इसने बनाए थे पीछे 11-12 रुपए के, वहाँ से एक सिग्निफिकेंट करेक्शन इस स्टॉक में आ चुकी है। आज की इस वीडियो में डिटेल में हम इस बारे में बात करेंगे कि शेयर को लेके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की और उन इन्वेस्टर्स की जो स्टॉक में नई एंट्री बनाना चाह रहे हैं, क्या रणनीति होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मोस्ट अवेटेड जो जजमेंट है वो 10 अगस्त को आ जाना चाहिए। लास्ट हियरिंग में तीनों पक्षों की बात सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला है वो रिजर्व कर लिया था और 10 अगस्त की नेक्स्ट डेट दी थी। तो इस बात को मान के चलिए कि 10 अगस्त को जजमेंट आ जाएगा, इस बार फर्दर डेट नहीं मिलेगी। फ्रेंड, लास्ट हियरिंग में इस बात के काफ़ी इंडिकेशंस मिल गए थे कि 20 साल का तो नहीं पर 10 साल से लेके 15 साल के बीच का एक टाइम फ्रेम टेलीकॉम कंपनीज को मिल सकता है AGR के रिमेनिंग ड्यूज को पेमेंट करने के लिए। अब दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से पहले इस स्टॉक में जो काफ़ी करेक्ट हो चुका है, क्या नई पोजीशन बनाने के कोई मौके हैं। फ्रेंड्स, एक क्लियर इंडिकेशन आने के बाद भी वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में कोई रन देखने को नहीं मिला है। इवन स्टॉक हायर लेवल से करेक्ट ही हुआ है। इसके पीछे के क्या कारण है, पहले हम उसको डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, पिछले एक महीने में टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में एक काफ़ी बड़े चेंजेस आए हैं रिलायंस की AGM के बाद में। इन सब डिटेल में हम इन सब बातों का आज एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर 15 साल का टाइम वोडाफोन आइडिया को मिलता है तो लगभग 6000 करोड़ के आसपास का इनका एनुअल आउटफ्लो होगा। जो रिमेनिंग AGR का ड्यूज है 50,000 करोड़ के आसपास, उसको रीपे करने का ये आउटफ्लो जो है हमने 9% के आसपास के इंटरेस्ट से कैलकुलेट किया है। अगर इंटरेस्ट रेट सुप्रीम कोर्ट उससे ज़्यादा चार्ज करती है तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये फिगर बढ़ सकती है। फ्रेंड्स, जिस तरह से जो है टेलीकॉम इंडस्ट्री की रेटिंग हो रही थी, लगातार जो है टैरिफ हाइक्स हो रहे थे, ये माना जा रहा था कि इनके जो ARPUs हैं वोडाफोन आइडिया के, वो अगले 1-1.5 साल में काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे और कंपनी इस आउटफ्लो को अच्छे से मीट कर लेगी। पर जियो की AGM के बाद से सेंटिमेंट पूरी तरह से चेंज हो गई है। उसका कारण क्या है समझिए। जियो ने जो प्लान बनाया है कि इंडिया को वो 2G मुक्त करना चाहते हैं, जो 2G कस्टमर बेस है जिसमें सबसे ज़्यादा जो कस्टमर बेस है वो वोडाफोन आइडिया के पास है। जियो की नज़र अब उनके ऊपर है। वो 5G लॉन्च करके एक जो है बहुत इकोनॉमिकल प्लान लाना चाहते हैं और उन कस्टमर्स को टारगेट करना चाहते हैं जो 2G सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। जियो ने जो ऑलरेडी जियो फ़ोन है उससे काफ़ी बड़ा कस्टमर बेस जो है कैप्चर किया है। लगभग 100 मिलियन से ज़्यादा यूज़र हैं जियो फ़ोन के। अब अगर वो एंट्री लेवल 5G फ़ोन लाते हैं और वहाँ पे 2G कस्टमर्स को टारगेट करते हैं तो वो वोडाफोन आइडिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न होने वाला है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का जो 2G कस्टमर बेस है वो सबसे ज़्यादा है तीनों ऑपरेटर में। वोडाफोन आइडिया के लगभग 50 से 55% कस्टमर 2G को यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में जहाँ 4G कस्टमर बेस कंपनी एक्वायर नहीं कर पा रही है और इनका 2G कस्टमर बेस अगर लूज़ होता है तो कंपनी के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसमें कैपेक्स करने के लिए इनके पास फंड नहीं बचेगा। क्योंकि अगर ऑपरेशनल लेवल पे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक रिपोर्ट में अपने बताया था कि 30,000 करोड़ के आसपास का ऑपरेशनल प्रॉफिट इनको होना चाहिए 2021-22 में, जिसमें ये अपनी कैपेक्स AGR का जो है आउटफ्लो और इंटरेस्ट कॉस्ट को बियर कर सकें। पर जो एक्सपेक्टेड जो इनका ऑपरेशनल प्रॉफिट है करंट सिचुएशन को देखते हुए वो 13 से 14,000 करोड़ के आसपास का है। तो यानी कि वो 50% भी नहीं है। और ARPU जो इनका 120-125 रुपये है, वहाँ पे 50% से ज़्यादा की हाइक होगी।
तब जाके ये अपने जो ऑपरेशनल प्रॉफिट का टारगेट है उसको मीट कर पाएंगे। फ्रेंड्स नॉर्मल कोर्स में अगर जियो का जो डिसरप्शन एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट, वो अगर नहीं होता तो 4G कस्टमर बेस के बेस पे और मार्केट शेयर अगर वोडाफोन आइडिया कैप्चर करती तो वहाँ पे आरपू बढ़ने के पूरे उम्मीद है। इवन जो क्रेडिट स्विस की पिछली रिपोर्ट आई है, CLSA ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि वो तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 3 साल में आरपू यहाँ से डबल हो जाएंगे जिस तरह से आगे टैरिफ हाइक होने हैं। पर जियो ने जिस तरह से अपने अग्रेसिव प्लान्स अपने AGM में बताए हैं कि वो जो है कॉस्ट इफेक्टिव 5G सर्विसेज लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि फिर से थोड़ा टैरिफ वार छिड़े और फिर से टेलीकॉम सेक्टर में एक डिसरप्शन हो, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो वोडाफोन करने की स्थिति में नहीं है। इवन नॉर्मल कोर्स में अगर ये इशू नहीं आता जियो वाला तो ये स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी रन कर चुका होता, क्योंकि हम मान के चल रहे थे, एनालिस्ट भी मान के चल रहे थे कि अगर AGR के फ्रंट पे इनको रिलैक्सेशन मिलता है तो 20-22 रुपये के रेट पे इसकी अच्छी खासी मार्केट कैपिटल हो जाएगी 60-70 हज़ार करोड़ रुपए। वहाँ पे अगर जो है ये QIP करते हैं, फंड रेज करते हैं तो अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए। जिस तरह से इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में ग्लोबल इन्वेस्टर्स का रुझान है तो कंपनी पूरी तरह से रीरेट हो सकती है। पर फ्रेंड्स अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग गया है कि कंपनी को अगर AGR के फ्रंट पर रिलैक्सेशन मिलता है तो भी कंपनी को एक अच्छा खासा फंड चाहिए सरवाइव करने के लिए, कैपेक्स करने के लिए, क्योंकि जब तक नई टेक्नोलॉजी में कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे कस्टमर बेस को एक्वायर नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर अब 2 सिनेरियोज बनते हैं कि पहले जो इशू था कि कंपनी सरवाइव नहीं कर पाएगी वो अब खत्म हो चुका है, कंपनी सरवाइव करेगी, 3 प्लेयर होंगे और ऐसा भी नहीं है कि सारा कस्टमर बेस एक ही कंपनी के पास चला जाएगा। मैंने पहले भी ये बात करी है कि आजकल ड्यूल सिम फ़ोन रखते हैं सब और वो दोनों नेटवर्क एक ही कंपनी के यूज़ करें, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो इतनी बड़ी मार्केट है 140-150 करोड़ कस्टमर की, हर कंपनी के लिए वहाँ एनफ स्पेस है, और वो भी जब 3 ही प्लेयर हो। सर्वाइव करेगी कंपनी तो उसकी वजह से जो डाउनसाइड रिस्क है वो खत्म हो चुका है। स्टॉक ने 7 रुपये के आसपास का पीछे लो बनाया था, वो इसका बॉटम बन चुका है। तो यहाँ पर जो डाउनसाइड रिस्क है बहुत ज़्यादा नहीं है। अब बात आती है आगे के फ्यूचर क्या है इस कंपनी का। वो फ्रेंड्स डिपेंड करता है कि जैसे इनके काफ़ी सारे प्लान्स हैं अपना ऑप्टिक फाइबर बिजनेस को सेल करने की, इसके अलावा कुछ रिफंड्स भी इनके रहते हैं, और हो सकता है AGR का एक बार जो है हैंगओवर ख़त्म हो, वहाँ पर पता लग जाए कितना पैसा हर साल इनका आउटफ्लो रहेगा, तो उसके हिसाब से कंपनी कैपेक्स भी करे और कैपिटल इन्फ्यूज़न भी हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरिटी जो है तब आएगी जब कैपिटल इन्फ्यूज़न के फ्रंट पे लेके कैपेक्स को लेके थोड़ा मार्केट को क्लियरिटी आए। हाउएवर अगर फिर भी जो है इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए और 10 तारीख को एक क्लियर कट जजमेंट आ जाता है कि 15 साल का टाइम मिल गया, तो एक तेज़ी तो शेयर में बनेगी, वो 12-13-14 रुपये तक जा सकता है स्टॉक। पर एक बहुत बड़ा मूव अब देखने को उस न्यूज़ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि फर्दर जो है आने वाले टाइम में जो अगर AGR के फ्रंट पे भी रिलैक्सेशन मिलता है तो उसके बाद भी कंपनी की राह अब आसान नहीं है, क्योंकि अगले 1-1.5 साल में एक बहुत बड़े कैपेक्स के रिक्वायरमेंट है। हो सकता है फ्रेंड्स कि अगस्त के मिड में जो टावर वाली डील है इंडस टावर वाली, उसके भी चांसेस हैं कि वहाँ भी स्टेक सेल हो, कंपनी के पास पैसा आए, न्यूज़ फ्लो बना रहेगा। पर वोडाफोन आइडिया में बेस्ट पार्ट ये है कि डाउन साइड कैप्ड है, और अब जो है वो जो अगर स्टॉक पॉजिटिव न्यूज़ आता है, कैपेक्स करने के लिए फंड इनको मिलता है, तो एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। पर फिलहाल के लिए जो है स्टॉक बहुत बड़ा मूव दिखाएगा, इस बात के चांसेस थोड़े कम हो गए हैं जियो के डिसरप्शन के बाद में। फ्रेंड्स 10 तारीख को जैसे ही कोर्ट का जजमेंट आता है, टाइम और इंटरेस्ट के बेस पे जो आउटफ्लो होगा उसको एनालाइज करके हम जो है पूरा एनालिसिस आपके लिए वीडियो बना के लेके आएंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट के साथ। फर्दर फ्रेंड्स कोई भी क्वेरी वोडाफोन आइडिया को लेकर आपकी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।